बिटुमिनस कोल क्यों? हालांकि एंथ्रेसाइड जो कोल है ये तो हार्ड कोल भी है और इसमें 91% कार्बन्स भी प्रेजेंट है और इसकी एनर्जी भी 32,500 किलो जूल पर किलोग्राम है। अगर हम बिटुमिनस कोल्स की बात करें, बिटुमिनस कोल में ओनली बिटुमिनस कोल में यहाँ पे 79% क्या होता है कि इसमें कार्बन्स होता है और उस एनर्जी की बात करें कि 32,100 किलो जूल पर किलोग्राम्स मौजूद है। तो एंथ्रासाइड में एनर्जी भी ज़्यादा, कार्बन्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा और यहाँ पे एनर्जी कम और क्वांटिटी भी कम, मगर इसके बावजूद हमें बिटुमिनस कोल्स, सॉफ्ट कोल्स को क्यों डिस्टिलेशंस करते हैं अदर कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपका वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो ये स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग, होमोलॉगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो बेसिक लेवल पे होंगे, जैसे आप लोगों को स्टडी की हुई होगी कि बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, वो बेसिक पॉइंट्स आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि पहले एक सीक्वेंस ये होता है कि बेसिक पॉइंट्स होते हैं पहले और उसके बाद उसके अदर्स जो पॉइंट्स होंगे वो स्टडी सीक्वेंस वाइज करते चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन यही था कि फर्स्ट जो भी साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करते कि जो भी कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, जो भी सब्सटेंस कहाँ से प्रोड्यूस फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर जो सब्सटेंस नॉन लिविंग मटेरियल से या नॉन लिविंग कंपाउंड से, नॉन लिविंग सब्सटेंस से ओरिजिनेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से मिनरल्स होते हैं और नॉन लिविंग सोर्स हो, सब्सटेंस जिसका सोर्स क्या हो, नॉन लिविंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अर्ली जो साइंटिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट थे, इसको यही स्टडी करते थे। उसके बाद इस स्टडी को, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन लिविंग सोर्स में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हों, इस क्लासिफिकेशन को बेस कर रहे थे वाइटल फोर्स थ्योरी पे ऊपर। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की भी स्टडी करेंगे। इसमें क्या था कि जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर सब्सटेंस नॉन लिविंग सोर्स से, फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, अगर नॉन लिविंग सोर्स से प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन लिविंग सोर्स जैसे मिनरल्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लासिफिकेशंस। ये दो क्लासिफिकेशन थे। एक तो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के हिसाब से मीन्स क्या था? सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके सोर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके बाद इस वजह से, इस रीजंस की वजह से जो भी केमिस्ट थे उसने बिलीव किया किसके ऊपर? वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी का मेन पॉइंट्स था कि लाइफ, वाइटल किसे बोलते हैं? लाइफ को ही बोलते हैं। तो मीन्स जो भी सब्सटेंस लाइफ से एग्जिस्ट करें, मीन्स कम फ्रॉम लाइफ, सब्सटेंस विच कम फ्रॉम लाइफ। अगर जो भी सब्सटेंस लाइफ से आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें जो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था
इनमें यही था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और इनका सिंथेसिस इन ऑर्गेनिज्म से इम्पॉसिबल है। तो मीन्स वाइटल फोर्स थ्योरी का मेन जो पॉइंट्स था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कहाँ से आ जाएंगे, वाइटल से, मीन्स लाइफ से एग्जिस्ट करेंगे। तो इनका पॉइंट्स ये था कि कंपाउंड्स जैसे हमारे पास, मैं बोलता हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक मैं बोलता हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनने बोला कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो मीन्स अगर इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, ओनली फ्रॉम दी लाइफ। जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उसमें से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इस तरीके से ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट जो किया गया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ वोलर। इसने 1828 में एक लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से चेंज होता है वो भी पॉइंट्स देखते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इसने प्रोड्यूस किए। तो अब एफ वोलर का एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, एफ वोलर ने अमोनियम साइनाइड से अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, NH4CNO। अमोनियम साइनाइड से इसने जो प्रोड्यूस किया था वो प्रोड्यूस किया यूरिया। अमोनियम साइनाइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मीन्स एफ वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन था, एफ वोलर। इसने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड्स को चेंज किया यूरिया में। यूरिया का अगर फार्मूला की बात करें तो यूरिया का फार्मूला है NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2। अब हम इसकी बात करेंगे इसको किस मेथड में इसने चेंज किया अमोनियम साइनाइड्स को यूरिया में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉरेटरी के ज़रिए प्रिपेयर किया गया था। एफ वोलर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो इसमें से इनका ये रिजल्ट मिला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मीन्स वाइटल फोर्स थ्योरी नाउ इट्स रिजेक्टेड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ये किस मेथड्स में, अमोनियम साइनाइड्स यहाँ पे ले लेते हैं, NH4 अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को इसने क्या किया, हीट, डेल्टा H जो साइन है यहाँ पे देख लें, अमोनियम साइनाइड्स, ये जो डेल्टा H साइन है ये किसका है, हीट का साइन होता है, ये भी याद रखना। अमोनियम साइनाइड को जब हीट करते हैं तो यहाँ पे ये चेंज होता है यूरिया में, ये फार्मूला यूरिया का। तो मीन्स हमारे से अमोनियम साइनाइड से क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। तो ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या है इनऑर्गेनिक, और ये जो कंपाउंड्स है क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। किसका कॉन्स्टिट्यूएंट, यूरिक एसिड का, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, आप ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो मीन्स अब हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। किसने बताया, एफ वोलर ने। एक्सपेरिमेंटली इसने प्रूव किया और एक्सपेरिमेंट करके इसको ये भी समझाया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो एफ जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्स से, ये ऑर्गेनिक लिविंग सोर्स, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्स से बनते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट, एफ वोलर के एक्सपेरिमेंट, ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट एफ वोलर था। इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए। तो फर्दर आगे अगर हम देखते हैं तो वाइटल फोर्स थ्योरी
अभी रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उसने लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू कर दिया था, जिसमें से हम बात करें कोल्ब साइंटिस्ट, जिसमें कोल्बे ने क्या किया, एसिटिक एसिड्स जो है विनीगर है, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स करके इसने एसिटिक एसिड बनाया था। वो भी हम बात करते हैं किस मेथड। कोल्बे साइंटिस्ट था, इसने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इसने कंबाइंस करके क्या बनाया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो मेन सोर्स है, एक चीफ सोर्स है किसका, विनीगर का। ठीक है, तो अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो किस मेथड्स में होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इंटू OH, ये होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला। तो मीन्स किसमें से कार्बन्स और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना था, एसिटिक एसिड। मीन्स ये लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया गया था ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में से। मीन्स यहाँ से साबित हो गया था। अब जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे ये क्या कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉरेटरी में प्रिपेयर कर रहे थे। पहले तो यही कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग से। तो मीन्स यहाँ पे ये इस बात समझ में आ रहे थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनेंगे, मीन्स लेबॉरेटरी प्रिपरेशन इसकी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये लेबॉरेटरी प्रिपरेशंस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से फर्स्ट जो साइंटिस्ट था एफोलर 1828 में। अगर यहाँ पे कोल्बे की बात करें, इसने आई थिंक 1845 में ये एक्सपेरिमेंट्स किया था जिसमें इसने एसिटिक एसिड बनाई थी। उसके बाद ये जो कन्वर्जर था एफ वोलर का, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए लेबॉरेटरी के अंदर, जिसमें से लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स वाला कॉन्सेप्ट्स ये जो था ये ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे ये बात सामने आ गई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो मेन सोर्स है, जो एलिमेंट्स है कंटेंट्स करता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, कंटेंट एलिमेंट्स वो कौन सा है, कार्बन्स। क्या होना चाहिए, कार्बन। अगर कार्बन्स में कंटेन होगा तो ये क्या होगा कि सारे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने में उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन्स कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बन्स कंपाउंड्स को कहा जाता है। बात करते हैं कार्बन्स कंपाउंड्स कौन कौन से और कौन कौन से अवेला एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और एक नाम से भी पुकारा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बन कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। एक्सेप्शनल केसेस ये हैं कि कार्बन्स के ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और कार्बोनेट्स और उसके बाद मीन्स कार्बोनेट्स किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। अगर ये फॉर्म्स होंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स विथ मेटल्स और कार्बाइड्स, ये जो तीन मेन कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। किस मेथड में अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन्स डाइऑक्साइड भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। अगर कार्बन्स की बात करें, कार्बन्स में कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। अगर कार्बाइड्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो मीन्स ये जो कंपाउंड्स हो जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक।
अदरवाइज़ जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे उसको क्या कहा जाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब उसके बाद हम नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें कि नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। ये था इसका बेसिक पॉइंट्स और बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कहाँ से फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, लेटर कॉन्सेप्ट क्या है और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट ये था, इसको थोड़ा रिपीट करते हैं कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग सोर्स से। ये जो रिजल्ट किया गया था एफ वोलर से, एफ वोलर ने रिजेक्ट किया इसको, एक्सपेरिमेंट 1828 में किया था। कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास है अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर किया था। और उसके बाद कोल्बे एक साइंटिस्ट है, उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में लेबॉर्ट्री में। पहले तो कहाँ से था, लेबॉर्ट्री की प्रिपेयर नहीं होंगी। अब से उसके बाद इनको क्या कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स और कार्बाइड्स ऑफ मेटल्स। अगर ये फॉर्म्स हो जाएं तो ये क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो मीन्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स जो हैं इनऑर्गेनिक हैं, अदरवाइज कार्बन्स क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास CH2 है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। अगर CH4 की बात करें, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। इसको इस तरह C2H2 लिख लें। तो मीन्स ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स में कार्बन्स हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कार्बन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, ये भी बात नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगा। ये जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वो भी हम जैसे फर्दर आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा किस मेथड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। अब बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें। जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेट्स, स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेट्स, आप ये भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेट्स। ये 3 पॉइंट्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स डेरिवेट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन्स डेरिवेट्स किस मेथड में हो, ये मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे CCl4 हो तो आप क्या कहेंगे, ये कार्बन्स और क्लोरीन है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो सर ये ऑर्गेनिक है, किस मेथड में वो भी हम बात कर रहे हैं। CH4 मीथेन है, मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन से कार्बन्स और हाइड्रोजन है डायरेक्टली। तो इसका अगर हम डेरिवेट्स करें, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनता है, CCl4। तो ये भी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेट्स भी जो भी आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है इसका लेटेस्ट डेफिनेशन ये है, ठीक है। और अब नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक जो है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल सोर्स एंड प्लांट्स, एक क्या होते हैं, एनिमल सोर्स, दूसरे क्या होते हैं, प्लांट्स, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो है इसमें क्या है, कोल। और थर्ड पॉइंट्स नेचुरल गैस। एंड फोर्थ पॉइंट पेट्रोलियम। ये क्या हो गया, जो 4 सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मेजर सोर्सेज हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मेजर सोर्सेज। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मेजर सोर्स भी हैं और नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। जिसमें पहले हम बात करें एनिमल और प्लांट्स की, उसके बाद कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फर्दर हम सीक्वेंस वाइज इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट से करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल में एनिमल सोर्सेज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एनिमल क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं।
एनिमल जो हैं प्रोड्यूस करते हैं फैट, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, etc. ये जो प्रोडक्शंस होती है फैट, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा, ये सारे जो प्रोड्यूस होते हैं कौन प्रोड्यूस करते हैं? एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट सिंथेसिस जो करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं, जिसमें प्लांट्स के सिंथेसिस में हमारे पास जो मेन है वो क्या है? शुगर, स्टार्च, जिसमें सेल्यूलोज, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑयल्स, विटामिन्स। तो ये सारा जो प्रोड्यूस करते हैं कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स। तो मीन्स इसमें मेजर सोर्सेज जो हैं, मेन और मेजर सोर्स एनिमल्स और प्लांट्स के कंपेरिजन में कौन है? प्लांट है। एनिमल भी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से और प्लांट्स भी बहुत सारे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसके बाद ये पॉइंट्स के बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो है क्या है? कोल। कोल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कंसिस्ट है मोस्टली कार्बन्स की। कार्बन्स किसमें परसेंटेज जो होती है स्मॉल होती है अदर एलिमेंट्स के कंपेरिजन में। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो कोल्स की है ये बेस करता है एनर्जी के ऊपर। तो मीन्स उसमें एनर्जी कम क्वांटिटी में है या ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो पहले हम बात करेंगे अगर कोल्स की प्रोडक्शंस की, तो कोल किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ये एक क्विक प्रोसेस नहीं है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस है। वेरी लॉन्ग प्रोसेस में क्या है कि ये आप लोगों ने पहले भी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मेट्रिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में। यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वुड किस तरीके से चेंज होते हैं पीट में, और उसके बाद जो पीट है वो लिग्नाइट में चेंज होता है। लिग्नाइट किस तरीके से बिट्यूमिनस या सॉफ्ट कोल में, उसके बाद एंथ्रासाइड में चेंज होता है। तो मीन्स वुड, पेट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइड ये सारे एक स्टेप्स वाइज चेंज होते हैं। अगर हम बात करें वुड की, तो वुड में जो परसेंटेज कार्बन्स कंटेनिंग की है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है। ठीक है, क्या परसेंट है? 50% कार्बन्स कंटेनिंग। अगर पीट की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60% हो जाता है। मैं यहाँ पे 60% लिख लेता हूँ। और लिग्नाइट में आप इसको 61% कहें या 62%। 62% अप्रोक्सीमेट हो जाता है, क्योंकि 61.8 या समथिंग इस तरीके से होता है, 61.9। तो मीन्स यहाँ पे क्या है? 62%। विटामिन्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है 79% कार्बन्स, और एंथ्रासाइड में बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 91%। ये सबसे हार्ड है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनाए जाते हैं वो किस में से बनाते हैं? बिट्यूमिनस कोल से, सॉफ्ट कोल से। ठीक है, तो मीन्स वुड, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइड। तो यहाँ पे 79% है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो वुड के अंदर जो एनर्जी होता है वो 19800 किलो जूल्स पर मोल होता है। 19,800 किलो जूल पर मोल, ये सारों का यूनिट याद रखना, किलो जूल पर मोल होता है।
या किलो जूल पर किलोग्राम्स भी कह सकते हैं। अगर इसकी बात करें पीट की, तो यहाँ पे 18700 होता है। अगर लिग्नाइट्स की बात करें तो 2900, और बिटुमिनस की बात करें तो यहाँ पे 32100, और एंथ्रासाइड की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 32500। तो मीन्स ये हार्ड भी है और इसमें एनर्जी की सोर्स क्या है, कम है। तो इसमें एनर्जी की सोर्स अप्रॉक्सीमेटली दोनों का क्या है, इक्वल है, मीन्स 500 जूल्स किलो जूल पर किलोग्राम्स के अलावा। तो ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, इसको एनर्जी प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी फील्स होंगे। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन में क्या है, वेरी लो, वेरी हाई क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे जो कंजम्पशंस होंगी वो क्या हो गई, जो कंज्यूम्स करेंगे इसको प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस के लिए, यहाँ पे क्या लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। तो मीन्स हम किस में से मोस्टली वी ऑब्टेन्स द अदर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द बिटुमिनस ऑन द कंपेरिजन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि ये जो कोल है, कोल में से वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड सारे हैं, मगर हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, बिटुमिनस को। अब यहाँ पे लिखते हैं बिटुमिनस जो कोल है इसमें से प्रोड्यूस करते हैं अदर सोर्सेज, जिसमें कोल गैस है, कोक है और कोल तार। तो अब क्या करते हैं कि हमने बिटुमिनस कोल सॉफ्ट कोल फॉर फर्दर डिस्टिलेशंस के लिए उठाते हैं, जिसमें से फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि बिटुमिनस कोल क्यों, हालांकि एंथ्रासाइड जो कोल है ये तो हार्ड कोल भी है और इसमें 91% कार्बन्स भी प्रेजेंट है, और इसकी एनर्जी भी 32500 किलो जूल पर किलोग्राम है। अगर हम बिटुमिनस कोल्स की बात करें, बिटुमिनस कोल में ओनली बिटुमिनस कोल में यहाँ पे 79% क्या होता है कि इसमें कार्बन्स होता है, और उस एनर्जी की बात करें कि 32100 किलो जूल पर किलोग्राम्स मौजूद है। तो एंथ्रासाइड में एनर्जी भी ज़्यादा, कार्बन्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा, और यहाँ पे एनर्जी कम और क्वांटिटी भी कम, मगर इसके बावजूद हमें बिटुमिनस कोल्स, सॉफ्ट कोल्स को क्यों डिस्टिलेशंस करते हैं अदर कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए। इसका रीज़न ओनली एक ही है, क्योंकि ये जो बिटुमिनस कोल है ये क्या है, सॉफ्ट कोल है। तो अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन से पास करें, अगर हम इसको डिस्टिलेशन करें और अगर हम इसको भी डिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन किस लिए करना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के बेस के ऊपर। तो इसमें कार्बन्स की क्वांटिटी तो कम है, मगर एनर्जी इसमें इसके कंपेरिजन में क्या है, इक्वल है। तो सॉफ्ट को डिस्टिलेशन करना क्या होता है, इजी होता है, हार्ड को डिस्टिलेशन करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो मीन्स यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास हार्ड है, ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है। इसको फर्दर चेंज करने में हमारे को एनर्जी फॉर एग्जांपल 35,000 किलो जूल पर मोल लगता है। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ हमारे पास 20,000 किलो जूल पर मिनट एनर्जी लगता है, तो यहाँ पे भी कंजप्शन ऑफ एनर्जी देखें, यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा, यहाँ पे कंजप्शन क्या है, कम है। तो मीन्स हमारे को यहाँ पे 32,000 और यहाँ पे भी 32,000 एनर्जी नेट प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा, मीन्स यहाँ पे नेट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी नेट प्रोडक्ट। तो हम किसके तरीके से जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास कंजप्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, बिटुमिनस कोल या सॉफ्ट कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पास करते हैं। अब चलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस और सॉफ्ट कोल। बिटुमिनस कोल को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस क्या होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये है कि अगर कोई भी हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करें, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के गैर मौजूदगी में, मीन्स वहाँ पे एयर की प्रेजेंस ना हो, तो इसको हीट करते हैं। ये जो हार्ड है अदर कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है।
तो जैसे ही अदर कंपाउंड्स में को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। इसमें हम बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं। बिटुमिनस कोल में हमारे पास 3 मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट्स है वो होता है कोल गैस, और सेकंड जो है वो होता है हमारे पास कोक, थर्ड कोल तार। ये 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं किसमें से, बिटुमिनस कोल से, या आप ये सकते हैं खाली कोल भी लिख सकते हैं, बिटुमिनस कोल भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी हेजिटेटरी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोल गैस, कोक एंड कोल तार 3 मेन और मेजर पार्ट्स मिल गए हैं फ्रॉम बिटुमिनस कोल में से। अब बात करते हैं कोल गैस को, कोक और कोल तार के यूजेस क्या हैं, इसमें क्यों ये मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कोल गैस की बात करते हैं पहले। कोल गैस आल्सो कॉल्ड, इसको और भी एक नाम से कहा जाता है जिसको बोलते हैं ओवन गैस। ठीक है, ये कंटेंट्स क्या करता है, कंटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसके, कोल गैस के। कोक की बात करें तो कोक क्या होता है, इसको प्योर, ये क्या है, प्योर कार्बन है। इसका यूजेस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मेटलर्जी में। मेटलर्जी ऑफ मेटल्स जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सोर्स, तो हम प्योर कार्बन्स को एज अ कैथोड और एनोड यूज़ कर रहे थे। तो आप लोगों को याद होगा कैथोड और एनोड का टर्म एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम इसको यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद हम इसको कैल्शियम कार्बाइड के प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, कोक। उसके बाद कोल तार। कोल तार क्या होता है, एक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम डामर भी बोलते हैं। जो रोड वगैरह होते हैं उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, स्प्रे। आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है कोल तार ब्लैक विस्कस लिक्विड है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम कोल तार को फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, यहाँ पे एक बात है डिस्ट्रक्ट डिस्टिलेशन, दूसरा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है लिक्विड के लिए, और डिस्ट्रक्ट डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है सॉलिड्स के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं अप्रोक्सीमेटली एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे ऑयल्स हो गया, बेंजीन, ज़ाइलिन और टोल्यूइन एट्सेट्रा। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं किस में से, कोल तार में से। और इस अप्रोक्सीमेटली कोल तार में से हमारे पास 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आइसोलेट होते हैं किस में से, कोल तार में से। और इन अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नेचुरल गैस। थर्ड सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, नेचुरल गैस। पहले हम बात करें नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल्स में पाया जाता है। ठीक, नेचुरल गैस की कंपोजिशन देखें, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ, ये जो नेचुरल गैस है कंटेन्स
मोस्टली इसमें क्या होता है CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं मीथेन, और C2H6 ये क्या होता है ईथेन। और इसमें मोस्टली मीथेन और ईथेन एंड आल्सो कंटेंट्स 3 8 ये पाए जाते हैं, मीथेन ईथेन एंड प्रोपेन्स। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है मीथेन है, स्मॉल क्वांटिटी में ईथेन प्रोपेन एंड आल्सो इट कंटेंट्स ब्यूटेन, ये भी इसमें पाए जाते हैं। नेचुरल गैस जो है कहाँ से पाइप किया जाता है और कहाँ से ऑब्टेंस किया जाता है। ये जो ऑब्टेंस किया जाता है फ्रॉम गैस वेल्स, जो गैस के वेल्स होते हैं वहाँ से इसको पाइप किया जाता है। किस मेथड्स में वो एक अलग टॉपिक्स हो जाएगा, इसमें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे कि इसको किस तरीके से ऑब्टेंस किया जाता है। तो इसमें फर्दर अगर हम बात करें तो इसकी यूजेस नेचुरल गैस की, मैं यूजेस इस पॉइंट्स जो है यूजेस यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए यूजेस के कौन कौन से हैं। यूजेस की इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस में थर्मल इलेक्ट्रिक पावर्स जो होते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, इस तरीके से गैस यूज़ करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। जैसे अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है, क्यों? बिकॉज ऑफ दी नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोल डीजल ये वगैरह जो हैं इसकी लो क्वांटिटी होने के बावजूद, नेचुरल गैसेस की लो क्वांटिटी होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस कम, प्रोडक्शंस कम हो जाती है और कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। और फर्दर नेचुरल गैस जो है रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर मेनी कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें से बनाए जाते हैं। इसमें से हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। ये एक तो मेन सोर्स है किसका, हाइड्रोजन फॉर मेकिंग अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शंस के लिए हाइड्रोजन यहाँ से ऑब्टेंस किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल, मैं यहाँ पे सिंपली अल्कोहल लिख लेता हूँ क्योंकि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों यहाँ से बनाए जाते हैं। और कार्बन्स ब्लैक, कार्बन ब्लैक भी यहाँ से। कार्बन्स ब्लैक की यूज़ की बात करें तो हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं कार्बन ब्लैक यूज़ करते हैं, इंक, टायर्स etc ये सारे नेचुरल गैसेस के यूजेस हैं। नेचुरल गैस कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, सिंध। बलूचिस्तान में सुई, उस वजह से सबसे पहले सुई में ऑब्टेन होता है, इसको सुई गैस भी बोलते हैं। सुई साउदर्न गैस आपने लिखा होगा, देखा, तो सुई गैस इसको बोलते हैं। सुई गैस क्यों? क्योंकि जो ऑब्टेंस किया गया था वो सुई एक बलूचिस्तान का जगह है, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और सिंध में बहुत सारे जगह होते हैं, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी एंड KPK में भी बहुत सारे जगहों पे नेचुरल गैस ऑब्टेंस की जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम, फोर्थ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है इसका मीन्स की देखें तो ये पहले है पेट्रा, पेट्रा का मतलब है रॉक, और उसके बाद जो है ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल, तो उस वजह से इसका मतलब क्या है, रॉक ऑयल। तो ये जो है एक डार्क विस्कस ऑयल होती है, विस्कस ऑयल होती है, और ये डिपॉजिट्स कहाँ पर होती है, अंडरग्राउंड।
ये क्या होता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिटेड होती है। अगर अंडरग्राउंड डिपॉजिट तो इसकी डिफरेंस लेयर्स हैं, डिफरेंस डेप्थ में पेट्रोल क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम में, ये पेट्रोलियम आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली गैस, स्टेट, लिक्विड, इवन सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। अगर हम गैस, लिक्विड और सॉलिड्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 14 तक डिफरेंट टेम्परेचर से, अगर डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 14 तक हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। तो पेट्रोलियम की दो मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पैराफिन, क्या बोलते हैं, पैराफिन्स फर्स्ट, और सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं साइक्लोपैराफिन। साइक्लोपैराफिन एंड पैराफिन्स भी बोलते हैं। जनरली तो ये बिलीव होती है कि पेट्रोलियम किस वजह से ऑब्टेन्स होती है। अब इस पॉइंट्स की बात करें तो पेट्रोलियम फर्स्ट जो जहाँ पे जंगी हुई थी और जो प्लांट्स वगैरह थे वो क्या हो गए थे, डिपॉजिट क्या थे, अंडरग्राउंड्स हो गए थे। तो उसके बाद बहुत सारे टाइम्स, डिकेड्स पास होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ज़मीन के इंसाइड्स क्या होती है, वार्म्स होती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पास होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर और बैक्टीरियल इफेक्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। इसमें क्या होता है कि प्रेशर का इफेक्ट्स होता है, टेम्परेचर का और बैक्टीरिया की इफेक्ट से ये क्या हो जाते हैं, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम सोर्सेज जो हैं, ये पोटोहार, पोटोहार एरिया पंजाब का है, और बदीन, दादू, हैदराबाद और भी बहुत सारे इलाके जो हैं सिंध में ये क्या ज़्यादा पाया जाता है। पोटोहार जो है ये पंजाब का इलाका है। तो यहाँ से क्या होता है, पेट्रोलियम्स ऑब्टेन किया जाता है। तो आज का लेक्चर्स हम नेचुरल पेट्रोलियम्स तक जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें हमने बताया कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 14 तक हम डिफरेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। तो उसकी बात करेंगे, उसको डिफरेंट कंपाउंड्स पेट्रोलियम से किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम्स। ये हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और वन ऑफ द हम्बलिंग रिक्वेस्ट टू यू, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।